नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह का पहला दिन है। आज क्या रहेगा दोनों सदनों का एजेंडा जानने का प्रयास करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। बिल्कुल, और उस पर चर्चा भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। मॉनसून सत्र चौथा दिन, अंतिम सप्ताह है जो आज शुरू हो रहा है। विधायी दृष्टि से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में आज 4 नए विधेयक पेश किए जाने हैं। वहीं राज्यसभा में 2 अहम बिल आज लिस्टेड हैं। राज्यसभा और लोकसभा में कौन कौन से अहम विधेयक आज सूचीबद्ध हैं और किन पर आज चर्चा होनी है, कौन से विधेयक पारित हो सकते हैं, तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे और राज्यसभा के एजेंडे को विस्तार से हम तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी कृति मिश्रा। लोकसभा के आज के एजेंडे को नजदीक से जानने का प्रयास करेंगे संवाददाता पवन शर्मा के माध्यम से। साथ ही दोनों सदनों के माननीय सांसदों से करेंगे विशेष चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विष्णु दयाल राम जी, लोकसभा के माननीय सांसद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सुजीत कुमार, राज्यसभा के माननीय सांसद भी हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार। तो संसद के दोनों सदनों में आज क्या रहेगा एजेंडा, उसके पहले एक रिकैप के जरिए नजर डाल लेते हैं जो बीता हफ्ता रहा है। दोनों सदनों में क्या कुछ कामकाज रहा, इस पर एक नजर डालते हैं। शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा से पारित रूप में लोकसभा से भी पारित कर दिया गया और इस प्रकार यह विधेयक दोनों सदनों से यानी संसद से पारित हो गया। साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को भी दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। 4 अगस्त 2026 को लोकसभा में विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 वित्त मंत्री ने पेश किया और खंडवार विचार के बाद यह विधेयक इसी दिन लोकसभा से पास भी कर दिया गया। 6 अगस्त को यह विधेयक राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया गया। 18 सदस्यों ने लोकसभा से पारित रूप में इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया और इसके साथ ही लोकसभा से पारित रूप में विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 राज्यसभा में भी स्वीकृत करके लौटाया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने वाले उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई। 3 अगस्त को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पास हुआ और 5 अगस्त को इस विधेयक को राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया गया। 33 सदस्यों ने इस बिल पर राज्यसभा में अपने विचार रखे। विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के उत्तर के साथ ये बिल लोकसभा से पारित रूप में स्वीकृत हो गया और लौटाया गया। एक और महत्वपूर्ण विधेयक जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 को भी दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई है। 4 अगस्त को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पारित रूप में राज्यसभा में विचार के लिए पेश किया गया। 16 सदस्यों ने राज्यसभा में इस पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय के उत्तर के साथ ये बिल लोकसभा से पारित रूप में राज्यसभा से भी पास हुआ। और बीते हफ्ते 2 बिल ऐसे थे जिन्हें लोकसभा से पारित किया गया जबकि राज्यसभा में अभी चर्चा बाकी है। वहीं एक बिल लोकसभा में सिर्फ पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। 6 अगस्त को कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 जो कि टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है वो लोकसभा से पारित हुआ। वहीं बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 5 अगस्त को लोकसभा से पारित किया गया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 3 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। जरूर सर। पूरे इस बीच हम आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। लंबे समय तक लोगों को याद रहे। ये बॉक्सिंग वालों से भी दुनिया के खिलाड़ी अब डरने लगे हैं। जरूर सर। पूरे सभी डरे हुए थे, एक के बाद एक गोल्ड मेडल आ रहे थे और मतलब
पूरा लास्ट में ऐसे धमाका जैसा हो गया बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, हमें बैक टू बैक कंपटीशन मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे जितने भी यंग एथलीट है वो लोग सभी जैसे खेलो इंडिया स्कीम से आए हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है पूरे स्पोर्ट्स में ही। अगर आप लोग खेलो इंडिया को की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा विद्यार्थी, एक छोटा नौजवान, छोटा खिलाड़ी खेलता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, बहुत मेडल लाने हैं। करगिल विजय दिवस पर किसकी विजय हुई थी? उस दिन कारगिल डे था वैसे, और जिस दिन मैंने पाकिस्तान के साथ फाइट किया था सर, वो उस दिन का था। तो मैं एक इंडियन आर्मी से हूँ, तो मैंने उस दिन मैं पहले से बहुत वो था कि सर पाकिस्तान को हराना है। तो मैंने वो काम पाकिस्तान को एक तरफा मैंने 5-0 से हराया। तो मैंने हमारा इंडियन आर्मी का कारगिल हीरोज को मैंने डेडिकेट किया था सर। आपको यह याद रहना, और आप स्वयं फौज से हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि देश के वीर जवानों को आपने जो भाव प्रकट किया ना कि मैं करगिल के विजेताओं को मेरा मेडल समर्पित करता हूं, उसने उस विजय पर 4 चांद लगा दिए, और जिसको पराजित करना था उसी को किया आपने। जी हाँ, आज के एजेंडे पर बात करें उससे पहले एक एक टिप्पणी आप दोनों से ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि दोनों सदनों के भीतर भी कॉमनवेल्थ में जो सफलता अर्जित की हमारे खिलाड़ियों ने, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री तो हमेशा देखते हैं, चाहे कोई सा भी खेल और खेल प्रतियोगिता हो, प्रधानमंत्री जाने से पहले और आने के बाद भी खिलाड़ियों से मिलते हैं। विष्णुदयाल जी, कैसा कुछ लगता है जब 39 पदक आए हैं इस बार, और वो गेम्स रहे जो ट्रेडिशनली हम नहीं खेलते रहे हैं। 4था स्थान भारत का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? लोकसभा का जहां तक सवाल है, प्रतिदिन कोई भी खिलाड़ी जब पदक जीतता था तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती थी, और हम सभी तालियां बजा करके अपना समर्थन उस खिलाड़ी को देने का काम करते थे। तो निश्चित रूप से एक उत्साहवर्धक ये समय होता था, और इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, ऐसा मेरा सोचना है। और आज जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है, वो तो हमेशा खिलाड़ियों को उनका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आपने देखा जितने भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, उन सबको घर पर आमंत्रित करके उनसे बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। और खेलो इंडिया का जहाँ तक सवाल है, खेलो इंडिया निश्चित रूप से अच्छा कर रही है, और इसी के चलते इस बार भारत ने 39 पदक जीता है और 4था स्थान हासिल किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। और सुजीत जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे खिलाड़ी ने जो है अपना पदक जो है कारगिल के वीरों को जो है समर्पित किया। और जब भारत के पास क्रिकेट में तेज गेंदबाज नहीं हुआ करते थे या कम हुआ करते थे, तो पाकिस्तानी कहते थे कि जो है क्योंकि आप घास फूस खाते हैं इसलिए आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि जो भी पावर गेम्स हैं, शक्ति वाले जितने भी गेम्स हैं, हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, चाहे बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो। बिल्कुल, देखिए ये तो पूरी देश के लिए गर्व की बात है कि हमारी खिलाड़ी जाके वहाँ पे ग्लासगो में हमारे लिए जो गर्व लेके आए हैं। और प्रधानमंत्री जी भी देखते हैं आप, हमेशा हौसला बढ़ाते हैं खिलाड़ियों का, जाने से पहले, आने के बाद। और जैसे लोकसभा में भी खिलाड़ियों को प्रशंसा की गई, राज्यसभा में भी खिलाड़ियों की जो ये जीत पे और इनकी जो पदक पे पूरी सदन ने इनकी सराहना की है। और आप देखेंगे पिछले 10 साल में खेल की बढ़त के लिए और खिलाड़ियों की मदद के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। खेलो इंडिया का जिक्र हुआ, फिट इंडिया मूवमेंट। बजट में आप देखेंगे पहले खेल के लिए मुश्किल से 800,000 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान होता था, जो लगभग अभी 4,000 करोड़ रुपया हो गया है। पिछले अभी जो 2025-26 में 4,000 करोड़ के आसपास बजट में प्रावधान किया गया है। तो खेल के लिए बहुत सारे ग्रामीण खेलों को, और जैसे प्रीति जी ने बताया कि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसे खेलों में हम लोग ने पदक जीता है जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स नहीं है। तो अभी जब अहमदाबाद में अभी 2030 में जब होगा
तो मुझे तो लगता है कि हम लोग चौथे से नंबर 1 स्थान पे रहेंगे। तो बहुत ही गर्व की बात है देश के लिए। बिल्कुल। और अब जो लिस्टेड एजेंडा है उस पर आ जाते हैं और आइए एक नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में आज लिस्टेड एजेंडे पर। मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह काफी अहम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा जो विधायी कामकाज है सरकार का फोकस होगा कि उसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। 4 बिल हैं आज लोकसभा में जो पेश किए जाने हैं, वहीं राज्यसभा में 2 बिल विचार और स्वीकृति के लिए लिस्टेड हैं। दोनों सदनों में विधायी कामकाज पर अगर नजर डालें तो पहले बात हम लोकसभा की करेंगे। आज विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अधिकरण सुधार विधेयक 2026 यानी द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 पेश करेंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह 2 बिल पेश करेंगे। केरल राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 द केरल ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 पेश किए जाने के लिए आज लिस्टेड है। इसके अलावा गृह मंत्री राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 आज लोकसभा में पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। एक और बिल है जो आज उच्च सदन में लिस्टेड है। वित्त मंत्री कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पर भी विचार किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। वित्त मंत्री ये भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक लौटाया जाए। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का। पवन, अभी तक जितने भी सूचीबद्ध विधेयक थे ज्यादातर लोकसभा से पारित हो चुके हैं। एक केवल ऐसा विधेयक है जो आज भी जो है जिस पर आज चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। कितना महत्वपूर्ण दिन है विधेयकों को अगर देखा जाए तो? प्रतिबिंब अगर आज की बात करूं तो 4 बिल जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए लिस्टेड हैं और चारों के चारों बिल महत्वपूर्ण हैं। पहला बिल है द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026। इसको 6 अगस्त को अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया था प्रतिबिंब। और उसके बाद जो है ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में लगभग 16 केंद्रीय जो है ट्रिब्यूनल्स हैं प्रतिबिंब। तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड जो मेन ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने की बात है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन एनटीसी के गठन की बात ये बिल करता है। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि सारे के सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो केंद्रीय ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें एक रूपता लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए, ट्रांसपेरेंसी हो और दक्षता भी उनकी बढ़ाई जाए। ये इस बिल का मुख्य लक्ष्य है। और साथ साथ जब ये एनटीसी का गठन, क्योंकि प्रस्ताव है इसमें, तो जब हो जाएगा उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया हो, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था हो, वहां की उसको सेंट्रलाइज ढांचा किया जाएगा। मतलब अगर उनमें नियुक्तियां भी हो जाएंगी तो सभी 16 के 16 ट्रिब्यूनल के लिए जो एनटीसी उसको सारी चीजों को देखेगा। इसके चेयरपर्सन हो, उसके मेंबर्स हो, उनकी नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये जो है एनटीसी का गठन किया जाएगा प्रतिबिंब। और बड़ी बात इसमें यह है कि ट्रिब्यूनल्स पे मंत्रालयों का नियंत्रण रहता है अब तक। तो जब ये कमीशन बन जाएगा तो इसमें ये ऑटोनोमस बॉडी होगी और इंडिपेंडेंट बॉडी भी होगी। तो जो मंत्रालयों का इसके ऊपर जो रहता है, एक्सेस रहता है, उसको हटाना भी इसका पर्पस है। और ताकि जो है ये सेंट्रलाइज वे से आगे काम कर सके। तो स्पेशलाइज्ड करें हम, ट्रिब्यूनल जो एनटीसी है स्पेशलाइज्ड हो, इसके साथ एफिशिएंसी बढ़े और इसके साथ ही रिस्पॉन्सिव हो ये एनटीपीसी। तो ये चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं। प्रतिबिंब हम जानते हैं कि जो सारे ट्रिब्यूनल्स हैं देश के, वो अदालतों पे जो बोझ है हमारे देश में उसको कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स हमारे बनाए गए हैं यहाँ पे। और उसमें 16 केंद्रीय ट्रिब्यूनल्स हैं। तो एनटीसी के गठन के बाद ये सेंट्रलाइज तरीका हो जाएगा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है प्रतिबिंब। पवन, आप बने रहे हमारे साथ स्टूडियो में 2 माननीय सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। अगर बात करें इस विधेयक की, विष्णु जी, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी पवन कर रहे हैं, अधिकरण सुधार विधेयक 2026 कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के तहत जो है स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का इसमें प्रस्ताव है।
देखिए, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का गठन इस बिल के माध्यम से किया जाना है। और जैसा कि अभी बताया गया कि 16 ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग, वो 16 ट्रिब्यूनल्स की जगह पर ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन रहेगा। और इसके गठन के पीछे का उद्देश्य भी बता दिया गया कि एकरूपता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। तो इस बॉडी का जो काम होगा ये होगा कि जो भी कमीशन के जो मेंबर्स होंगे उनका सिलेक्शन कैसा हो, उनका अपॉइंटमेंट कैसा हो, उनका सर्विस कंडीशन कैसा हो, ये सारे के सारे चीज़ें इस कमीशन के द्वारा डिसाइड की जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो अध्यक्ष पद है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। सुजीत जी। देखिए, ट्रिब्यूनल का गठन का मकसद क्या था? एक तो हमारे कोर्ट्स में जो पेंडिंग केसेस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से ज़्यादा, हाई कोर्ट्स में 5 लाख से ज़्यादा, ट्रायल कोर्ट्स में 40 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, तो कोर्ट्स को डीकंजेस्ट करने के लिए। और दूसरी बात थी कि जो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स होते हैं इनके पास स्पेशलिस्ट नॉलेज होता है, तो वो एडजुडिकेशन बेटर होता है। तो ये मकसद दो थे ट्रिब्यूनल गठन के। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल्स में भी वही कंजेशन हो रहा है, काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज ज़्यादा हैं, ट्रिब्यूनल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं। तो ये सब चीज़ को, और जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस हर मंत्रालय अलग अलग तरह से उसका तय करती है, तो एक ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी और एक सेंट्रल एजेंसी नहीं थी जो ट्रिब्यूनल्स का मतलब जो मेंबर्स का अपॉइंटमेंट से लेके उसका मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कर सके। तो ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन ये बहुत ही अच्छा एक इसका स्टेप है। और ये बिल के माध्यम से ये जितने सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, 16 ट्रिब्यूनल्स देश में, तो इनकी पारदर्शिता, इनकी कार्यकाल सब अच्छे तरह से होगा। और जो आपने कहा इसके चेयरपर्सन विल बी ए रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो काफ़ी सरकार इसको इंडिपेंडेंस और इसको ऑटोनॉमी और इसको मतलब जो इसका इम्पोर्टेंस बनाने बिल्कुल। यानी सुजीत जी, ये ट्रिब्यूनल्स को लेकर इस बिल के जरिए मकसद को अगर समझा जाए तो एफिशिएंसी बढ़ेगी जी, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि अभी चेयरपर्सन और मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट हो रही थी, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशंस वो अलग अलग थी, वो अब एक रूप हो जाएंगी। बिल्कुल, तो ये इसको एक बड़े रिफॉर्म के रूप में देखा जाए। बिल्कुल। देखिए क्या होता था पहले, जैसे 16 ट्रिब्यूनल्स अलग अलग मंत्रालय के अधीन थे, तो अभी ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के अधीन में आ जाएंगे सारे ट्रिब्यूनल्स, और इनके अपॉइंटमेंट में एक कॉमन सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। तो पहले क्या था, मान लीजिए ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस उसको करती थी, मोटर व्हीकल्स एपेलेट ट्रिब्यूनल तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट उसको देखती थी। तो ऐसे अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग नजरिया थे, उनके जो ट्रिब्यूनल्स के कॉम्पोजिशन भी अलग थे। तो इसमें बहुत सारे जो कंफ्यूजन होता था, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी। तो ये एक मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है। जब प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, तो उसी दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है। और पवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि खुद गृह मंत्री सहकारिता मंत्री भी हैं और हमने देखा कि वो लगातार इस पर जोर देते हैं कि किस तरीके से सहकारिता का विस्तार देश भर में हो। कितना महत्वपूर्ण है ये विधेयक? प्रतिबिंब बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इसमें बड़ी बात यह है कि जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC है, उसकी जो वित्तीय शक्तियां हैं, उसका जो कार्यक्षेत्र है, इस बिल के जरिए वो बढ़ाया गया है। पहले क्या होता था कि जो रजिस्टर्ड जो समितियां थी, कोऑपरेटिव समितियां थी, उनको ही वित्तीय सहायता दे पाते थे, पर उसका दायरा बढ़ाया गया। अब जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, चाहे राज्यों के संस्थान हैं चाहे बाकी चीजें हैं, उनको अब ये वित्तीय सहायता कर पाएगा NCDC। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि पहले उनको आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, अब NCDC इसको दे पाएगा। इसके साथ उसकी लोन और जो क्रेडिट देने की जो शक्तियां हैं उसको भी बढ़ाया गया इस बिल के जरिए। और इसके साथ ही फंडिंग में जो प्रोसीजरल डिले होता था उसको भी दूर करने का प्रावधान इसमें है। तो टोटल मामला यह है कि जो NCDC है उसको पूरे कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को, उसको मॉनेटरी जो हेल्प मिलती है उसको सॉलिड करने का ये मामला है और ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसके अलावा दो और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं प्रतिबिंब, वो है द केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026।
ये बिल जो है केरल राज्य का नाम जो है वो केरलम करने का इसमें प्रावधान है, क्योंकि 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने इसको प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास आया था, राष्ट्रपति से दोबारा जो अप्रूवल के बाद वो विधानसभा में गया। अभी जुलाई में ही केरल विधानसभा ने इसमें जो 10 जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसमें जो पॉइंट्स हैं उसको अप्रूवल दी, और अब ये जो है संसद में लाया जा रहा है। केरल कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केरल विधानसभा ने इसको पारित किया है। उसके अलावा द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बिल 2026 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज से लेकर उसमें जो है उनको लेकर जो है उसका जो दायरा है, टाइमिंग होती है जो उसके लिए उसको बढ़ाया गया है, 3 साल से बढ़ाने का प्रावधान है। जो खनिज के खोदने के लिए जो खोज के लिए चीजों को टाइम लिमिट था उसको बढ़ाने का इसमें प्रावधान है। और इसके साथ साथ ही जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी माइनिंग के क्षेत्र में आए, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्ट करे, उनमें टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट प्राइवेट सेक्टर के पास है वो भी सरकारी क्षेत्र को भी उसको मिले, तो इसमें बढ़ाने का प्रावधान है। तो चारों के चारों बिल जो हैं जो इंट्रोड्यूस होने महत्वपूर्ण है, और बाद में ये प्रतिबिंब चर्चा के लिए भी लाया जाएगा। और इसके साथ ही क्वेश्चन आवर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अब तक 3 हफ्तों में हमने देखा कि लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया, विपक्ष की तरफ से व्यवधान लगातार बना रहा, गतिरोध बना रहा, पर बिल लगातार पास हुए हैं। तो आज देखना होगा कैसे चौथा सप्ताह है, अंतिम सप्ताह है, तो कैसे आगे बढ़ती है प्रोसीडिंग्स, ये देखना पड़ेगा प्रतिबिंब। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन, आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। विष्णुदयाल राम जी, एक एक करके अगर बाकी बिल्स पर बात करें तो जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल है, हम जानते हैं मूल कानून 1962 का है, और उसके बाद अगर पूरी व्यवस्था को समझें, कोऑपरेटिव व्यवस्था को समझें, तो एग्रीकल्चर से आगे वो डेयरी, फिशरीज, लॉजिस्टिक्स, तमाम तरह के सर्विसेज, डिजिटल इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें अब जुड़ती चली गई हैं। तो आपको लग रहा है कि जो एनसीडीसी है उसके स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क को अब मॉडर्नाइज करना, ये कितनी बड़ी जरूरत बन गई है? देखिए, आपको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद से इस विभाग को पृथक रूप से गठित किया, सहकारिता विभाग को, और सहकार से लेकर समृद्धि तक इस विभाग का उद्देश्य है। जहाँ तक नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल की बात है, तो इस बिल का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। पहले इस बिल के माध्यम से वित्तीय सहायता जो दी जाती थी वो केवल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स को दी जाती थी। अब वैसे कोऑपरेटिव्स को भी दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड नहीं है, और जो ऐसे एंटिटीज को भी दिया जाएगा जो कोऑपरेटिव एक्टिविटीज के डेवलपमेंट में शरीक हैं। तो दायरा बहुत बढ़ा दिया गया। पहले रूरल एरियाज तक ही दायरा सीमित था, अब उसको ज्योग्राफिकल लिमिट को समाप्त कर दिया गया है, और इंडस्ट्रीज के लिए भी मतलब कि इसके द्वार खोल दिए गए हैं। तो कोऑपरेटिव के माध्यम से देश को की समृद्धि कैसे बढ़ाई जाए, इस बिल के माध्यम से वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और इस बिल के को और ज़्यादा कहा गया है कि साहब ये शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल होना चाहिए उसमें। तो इस तरह से जो वित्तीय सहायता देने का प्रश्न है, वो वित्तीय सहायता बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में दिया जा सकता है। ये वित्तीय दायरे का विस्तार, क्या ये दो जो बिंदु यहाँ पर गिनाए गए हैं कि वो एजेंसियां, वो संस्थाएं जो लगातार सहकारिता के विस्तार में लगी हुई हैं, उनको आसान तरीके से ऋण उपलब्ध करवाया जाए, और दूसरा जो है शेयर बाजार में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका भी अधिकार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ वित्तीय अगर जो है विस्तार या इसके दायरे के बढ़ते हुए रूप को देख रहे हैं सुजीत जी, कुछ और भी बिंदु हैं? नहीं, देखिए, जैसे विष्णुदयाल जी ने बताया, सहकारिता से समृद्धि, सहकारिता मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए अभी अलग मंत्रालय बनाया प्रधानमंत्री जी ने, और आप देखेंगे अभी ग्रामीण, खासकर ग्रामीण स्तर में बहुत ज़्यादा इस पे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो पहले क्या था, जो क्रेडिट लिंकेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें तकलीफ होता था जो कोऑपरेटिव जो ग्रुप्स हैं। तो अभी ये जो एनसीडीसी के जो ये बिल के बाद
ये बिल पारित होने के बाद एनसीडीसी के पास ये पावर रहेगी कि वो जो नॉन रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव एंटिटीज हैं उनको भी वो क्रेडिट दे सके। क्रेडिट का लिमिट बढ़ाया गया है और टेक्नोलॉजी का भी प्रावधान किया गया है इसमें। तो ये सब के चलते, और जो शेयर बाजार का आपने कहा कि अभी कोऑपरेटिव एंटिटीज कैन एक्सेस द कैपिटल मार्केट, तो ये सब चीज़ के चलते ये मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा एक पुश मिलेगा कोऑपरेटिव मूवमेंट को और ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए सहकारिता जो मूवमेंट है इसका एक बहुत बड़ा। अभी हम देख रहे हैं कि सहकारिता का जो है विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। जो है कृषि से शुरू हुआ, डेयरी फार्मिंग से शुरू हुआ, अब भारत टैक्सी भी इस दायरे में लाई गई है। विष्णु जी, कितना महत्वपूर्ण? निश्चित रूप से यातायात की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और उनका संचालन सही तरीके से हो, किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं रहे, उस चीज़ को देखते हुए ये भारत टैक्सी की जो योजना है उसको लाई गई है। जी बिल्कुल। अब अगले बिल पर चलते हैं, उस पर भी चर्चा करनी है। माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026। विष्णु दयाल राम जी, अगर इसको देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स अब सिर्फ माइनिंग का विषय नहीं है, ईवीज हैं, बैटरीज हैं, डिफेंस है, क्लीन एनर्जी की जो स्ट्रैटेजिक जरूरत है वो सब कुछ बन गया है। तो 24 मिनरल्स को क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक घोषित पहले ही सरकार कर चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है इस बिल के जरिए जो 2026 का अगला रिफॉर्म है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन की स्केल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है क्या? निश्चित रूप से आज क्रिटिकल मिनरल का जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है, उस इम्पोर्टेंस के चलते सारे देश इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। जहाँ तक अपने देश का प्रश्न है, अपना देश इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके काम करने की इच्छा रखता है और कर रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स किसी भी देश की प्रगति के लिए आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट का जहाँ तक प्रश्न है, तो इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे प्रावधानों को लाया गया है, बहुत सारे संशोधन भी ये पेश किए जाने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2026 का महत्व बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और आप लोगों के राज्य में ये सीधा जुड़ा भी हुआ है। सुजीत जी, उड़ीसा की भी बात करें, आप लोग बहुत आराम से समझा सकते हैं और डिटेल में बारीकी से, क्योंकि इस बिल पर चर्चा कितनी अहम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स जुड़े होते हैं जब माइनिंग की हम बात करते हैं, माइंस की बात करते हैं। कंपटीशन अलग है, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स भी हमें मजबूत रखने हैं, तो इस बिल पर चर्चा कितनी है, ये चर्चा की बात पारित हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्वेषण को भी बढ़ावा देगा। खनिज के क्षेत्र में ये विधेयक अगर पारित होता है तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एकदम। देखिए, मैं राज्यसभा की बात करूं तो इसमें अभी लोकसभा में पारित होने के बाद ये शायद राज्यसभा में लाई जाएगी, तो ये बहुत ही अहम बिल है। खासकर जैसे विष्णु सर आते हैं, मैं आता हूं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा का माइनिंग रेवेन्यू 80,000 करोड़ से ज़्यादा है सालाना। तो ये बहुत ही आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जैसे बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स अभी देश की सुरक्षा के लिए और देश की ज़रूरतों के लिए भी बहुत ही अहम है। अभी ईवी, हमारा जो ईवी का ग्रोथ है, हमारा जो स्पेस हम लोग सैटेलाइट से रॉकेट जो लॉन्च करते हैं, इसमें क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत होती है। रेलवेज में वंदे भारत ट्रेन से लेके जितने हाई स्पीड ट्रेन हैं उसमें लगती हैं। फिर हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम लोग जमाना है, तो जितने सारे चिप्स से लेके सारे कंप्यूटिंग इसमें लगता है क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये जो अमेंडमेंट बिल है एक नया ढांचा से हमारी जो माइनिंग एक्टिविटीज़ को ये लेके आएगा। और जो पर्यावरण की भी बात है कि पर्यावरण की जो इम्पैक्ट होती है माइनिंग एक्टिविटीज से, उसको भी रेगुलेट कैसे अच्छा से किया जा सके। और जो एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में जो इफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उनके पास वो पैसा कैसे ठीक से पहुंचे, कैसे उनके लिए वो, क्योंकि दे आर दी वंस हु आर दी मोस्ट इम्पैक्टेड, तो वो फंड जो इफेक्टेड कम्युनिटीज के पैसे कैसे ठीक से पहुंचे, ये MMDR एक्ट में ये सब प्रावधान है। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बिल में है कि इस बिल में मिनरल के अलावा मिनरल बेयरिंग लैंड्स को भी रखा गया है। तो जो राज्य जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ या उड़ीसा हुआ, जो मिनरली तो बहुत रिच हैं लेकिन अदरवाइज और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर वो काफ़ी पीछे हैं, तो उन राज्यों को जो रॉयल्टी मिलती थी वो रॉयल्टी में कमी आ सकती है।
अच्छा। इसके अलावा केरल राज्य का नाम परिवर्तन करने वाला विधेयक भी जो है वो भी सूचीबद्ध है। विष्णु जी, वो मुझे नहीं लगता है कि इस बिल को लेकर कोई ज़्यादा विरोध होने वाला है, क्योंकि शायद मान्यता के बाद जो है केरलम नाम जो है उपयोग में आना भी शुरू हो गया है। इसके बावजूद भी कितना महत्वपूर्ण? देखिए, मलयालम में केरल को केरलम कहते हैं और 1956 में जो राज्यों का वर्गीकरण हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। तो केरल के लोग चाहते हैं और केरल की विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया है कि केरल का नाम केरलम कर दिया जाए और संविधान में इसका प्रावधान है, धारा 3 के अंतर्गत किसी राज्य का नाम अल्टर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन आए। तो इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध किसी के द्वारा किए जाने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। सुजीत जी, इस पर आपका कोई कमेंट है? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ विष्णु जी के जो बयान पे कि इसमें किसी का विरोध करने का तो मुझे लगता नहीं कि किसी को विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये केरल के लोगों की उनकी जो इच्छा थी, इसको उनके असेंबली से पारित हुआ, फिर अभी संसद से ये एक हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और अब हम उच्च सदन यानी राज्यसभा के एजेंडे पर बात करेंगे और पहले हम मेरी सहयोगी कृति मिश्रा का रुख करेंगे जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, आज अगर विधायी एजेंडे की बात करें तो राज्यसभा में 2 बिल हैं जो लिस्टेड हैं और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा आया है, जिसे राज्यसभा को पास करना है, और साथ ही जो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल कंसिडरेशन और रिटर्न के लिए आज लिस्टेड है। हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा बैंकर्स बुक एविडेंस बिल पर बात करें तो बहुत ज्यादा चर्चा हमने लोकसभा में होती नहीं देखी, लेकिन इस बिल को लेकर चर्चा कितनी अहम हो सकती है, राज्यसभा में कितनी उम्मीद की जाए कि इस पर विस्तार से चर्चा हमें सुनने को मिलेगी? जी हाँ, देखिए, अगर हम विधायी कामकाज के नज़रिए से देखें प्रीति, तो ये दोनों ही बिल बेहद महत्वपूर्ण हैं और राज्यसभा में हमने देखा है कि पहले भी जो बिल्स हैं उस पर सार्थक चर्चा हुई है। हालांकि विपक्ष का विरोध रहा है, लेकिन हमने देखा है कि कई मेंबर्स पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। उसके बाद मंत्री ने विस्तार से भी जवाब दिया है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 बिल जो लिस्टेड हैं आज के लेजिस्लेटिव एजेंडे में राज्यसभा में, उस पर भी सार्थक चर्चा हो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल की बात करें तो आर्केइक लॉज, जितने भी कॉलोनियल ईरा लॉज हैं, सरकार की लगातार कोशिश है कि जो भी ये लॉज हैं रिडंडेंट हो गए हैं उनको हटाया जाए, उनको रिफ्रेश किया जाए। तो आज उसके नजरिए से बेहद इंपॉर्टेंट बिल है, क्योंकि बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 को ये अमेंड करता है और देखिए जिस तरह से ट्रांजैक्शंस बदले हैं, डिजिटल दुनिया हो गई है, तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट था कि एडमिसिबिलिटी और जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको अमेंड किया जाए। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बिल है उसके नजरिए से। इसके अलावा अगर हम टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल देखें तो देखिए पहले ही सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस ला चुकी है, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट ऑफ 2026 को अमेंड करने के लिए देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं पर्सन टू पर्सन, उसमें कोई एक्स्ट्रा लेवी या चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इस बिल की बात करें जो कंसिडरेशन और रिटर्न के लिए है राज्यसभा में, तो देखिए सरकार की लगातार कोशिश रही है कि किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाए। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन जो इंडस्ट्री थी उसका मानना था कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में जो रिस्ट्रिक्टिव हैं, तो इसके लिए अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके, मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में उसको बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बढ़ावा मिल सके, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बिल जो हैं आज लिस्टेड हैं राज्यसभा में और उम्मीद है कि इस पर हमको सार्थक चर्चा देखने को मिले। प्रीति। बिल्कुल कृति, और प्रश्नकाल के दौरान काफी अहम मंत्रालय हैं जिनसे आज सवाल पूछे जाने हैं। बहुत संक्षेप में अगर आप कुछ अहम सवालों के बारे में हमें बताएं। देखिए प्रीति, सबसे पहले नजर डालते हैं कि कौन कौन से मंत्रालय हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। कोल मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एमएसएमई मंत्रालय, इसके अलावा माइंस हैं, साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पावर, प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और कुछ अगर मैं सवाल पर नजर डालूं तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। बायोडीजल ब्लेंडिंग पर सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के, उस पर भी सवाल पूछा जाएगा। रिफाइनिंग कैपेसिटी पर सरकार का बहुत ध्यान है, तो उस पर भी किस तरह से एक्सपेंशन हुआ है रिफाइनिंग कैपेसिटी का देश में, उस पर भी सवाल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालें तो एमपी लैड फंड जो है उस पर भी सवाल किया जाएगा। साथ ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट
और जो अमेंडमेंट है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2026 उस पर भी सवाल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आएंगी आज डिपार्टमेंटली रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज की। फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट आएगी कि किस तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरे इकोनॉमी पर असर है और उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन पर भी उसके एक रिव्यू पर रिपोर्ट आएगी। अमृत प्रोजेक्ट पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कमेटी है उसकी भी रिपोर्ट आएगी। साथ ही साथ रेलवेज जो कमेटी है उसकी बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट आएगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर। तो काफी महत्वपूर्ण एजेंडा है आज और उम्मीद करते हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। बिल्कुल प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुजीत जी, जो बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 है, हम जानते हैं कॉलोनियल एरा 1891 का ये कानून है। दुनिया बहुत बदल गई है, तब फिजिकल लेजर होता था, अब डिजिटल है। तो कहीं ना कहीं जो नया बिल एविडेंस लॉ है और डिजिटल बैंकिंग के बीच जो टेक्नोलॉजी गैप है उसे अब ये बिल पूरा कर देगा। जी बिल्कुल, ये जो बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 है, ये जो 1891 एक्ट को रिपील और रिप्लेस कर रहा है, सिर्फ अमेंड नहीं, पूरा कंप्लीटली रिपील कर रहा है। देखिए, इसमें आपने जैसे बताया कि पहले क्या फिजिकल लेजर थे, अभी सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जो डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को साक्ष्य माना जाएगा। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वहाँ पे पहले फिजिकल लेजर को आपको लेके जाना होता था, कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता था, अभी वो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड भी साक्ष्य माना जाएगा। तो जो इसका जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि डिजिटल, एक तो जो हमारे जो कॉलोनियल एरा जो लॉस थे उनको हटाना, दूसरा जो डिजिटल इंडिया की तरफ भारत जो जा रही है, हमारी अभी $1 ट्रिलियन की हमारी मकसद है डिजिटल इकोनॉमी की। जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मकसद है, उसमें 20% $1 ट्रिलियन विल बी डिजिटल इकोनॉमी। तो ये सब जो कानून है ये उसी दिशा में मदद करेगी और लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी डिजिटल वर्ल्ड है अभी। तो ये मतलब वैसे बिल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो असर बहुत ही देश के लिए अच्छा रहेगा। जी, और विष्णु जी, बैंक अधिकारियों को बहुत राहत मिलेगी। हाँ, निश्चित रूप से उन्हें बोरा में भर करके रिकॉर्ड्स ले जाना पड़ता था, तो वो निश्चित रूप से उनके लिए काफ़ी कष्टदायक होता था। प्लस मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता था, आंकड़ों को मिलाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो बैंक के जो अधिकारी हैं निश्चित रूप से इस बिल का स्वागत करते हैं और करेंगे। लेकिन एक जो इसमें एक चुनौती है, जब भी हम तकनीक का सहारा लेते हैं तो जो है तकनीक को तोड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। वो चुनौती सुजीत जी, क्या उसको भी एड्रेस करता है ये विधेयक? देखिए, वो तो एक लार्जर कंसर्न है, जैसे साइबर सिक्योरिटी जी। तो डिजिटल स्पेस में जब रहेंगे तो आपके जैसे जितने फायदे हैं उतने उसके चैलेंजेस भी हैं। तो हम लोग को इस पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। और ये जो बिल में है, सर्टिफाइड कॉपी ही एक्सेप्ट करेगी कोर्ट। ऐसे नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड दिखा दिए कोर्ट को, बट दैट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द बैंक। तो देखिए, इसमें आपको सावधानता तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो आप जैसे बैंक में डिजिटल आप पैसे के भी ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर आपका कुछ भी आप सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सावधानी जो रखनी होती है। ये सावधानी की बात हो गई, लेकिन प्रावधान क्या कहते हैं? देखिए, वो ये इस बिल में नहीं है, लेकिन हमारा जो IT एक्ट है उसमें ये सारे उसके प्रावधान है। इसीलिए हो जाता है कि बिल पर विस्तार से चर्चा हो, ताकि ये सारे जो कंसर्न्स हैं वो समझ में आए। क्योंकि आसान तो होगा इसको एविडेंस के तौर पर डिजिटली प्रारूप में पेश करना, लेकिन जो सर्टिफिकेशन है, ऑडिट ट्रेल है, टैंपर प्रूफ रिकॉर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं जो कानून की इफेक्टिवनेस है उसके सबसे महत्वपूर्ण सेफगार्ड्स क्या होंगे, ये चर्चा में जरूर सुनने को मिलेगा। अब अगले बिल पे आ जाते हैं। अगला बिल टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है। सुजीत जी, इसको देखें तो ये बिल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 का जो है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में बदलाव कर रहा है। टैक्स प्रपोजल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑफशोर फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर से ये तमाम जुड़े हुए हैं। डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क और जीरो MDR पॉलिसी के भविष्य पर भी सरकार को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तो ये रिफॉर्म आपको क्यों लग रहा है, ये बदलाव क्यों जरूरी था? देखिए, इसमें 2-3 चीज है। एक तो जो आपने पेमेंट एंड सेटलमेंट की बात कही, UPI ट्रांजैक्शंस, अभी आपको मैं बताता हूं, भारत में हर दिन 70 करोड़ UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं। 70 करोड़ वैल्यू नहीं, 70 करोड़ रुपए नहीं, 70 करोड़ नंबर ऑफ UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये मतलब पूरी दुनिया के जो UPI ट्रांजैक्शंस है उसका 51% UPI ट्रांजैक्शन सिर्फ हमारे देश में होता है। तो ये इतनी बड़ी सफलता है। आज आप कहीं भी जाइए, किसी से भी आप सब्जी खरीदने भी जा रहे हैं तो आप UPI पेमेंट करके आ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको अभी जो ये बिल में जो प्रावधान है कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR कहते हैं जिसको,
तो बियॉन्ड ए सर्टन लेवल उसमें एक एमडीआर रहेगी, क्योंकि देखिए जो बैंक्स हैं या जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कहाँ से पैसा, वो भी तो उनको मेंटेन करना होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उनके जो बहुत सारे खर्चे हैं। तो इसमें बहुत ही छोटा अमाउंट लेवी किया जाएगा जो भी कस्टमर नहीं देगी, मर्चेंट्स विल पे। कस्टमर के लिए बिल्कुल, आम आदमी के लिए बिल्कुल इसमें कोई, जैसे फ्री था अभी भी फ्री रहेगा। तो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि विपक्ष के कुछ नेता इस पे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए इसमें कस्टमर्स के ऊपर एक बोझ आएगा, अभी हम लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन पे पैसा देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये मैं साफ तौर पे करना चाहता हूँ, और यूपीआई का जो इस्तेमाल इससे और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है, आपने जो कहा कि जो टैक्सेशन वाली जो बिल है उसमें इनकम टैक्स की, उसमें जो 2-3 छोटे छोटे प्रावधान है, वो एक है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं देश में, या बैंक्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, वो अभी इंडिया में उनके जो इनकम होती थी या फिर जो कैपिटल गेन्स होती थी उसमें उनको टैक्स देना होता था। दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो इसके तहत FIIs की जो इन्फ्लोस होती थी हमारे देश में ये कम है, क्योंकि वो सोचते थे कि हम लोग वहाँ पे कोरिया क्यों ना जाए, हम लोग इंडोनेशिया क्यों ना जाए, मलेशिया क्यों ना जाए, वहाँ पे हम लोग की जो इनकम है या कैपिटल गेन्स है उस पर टैक्स नहीं है, इंडिया में है। तो इसको ये सुधारा जा रहा है। दूसरी बात है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं उनकी जो वेयरहाउसिंग की जो इनकम है वो इस पर भी जो टैक्स हट जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, देश को जो विकसित भारत बनाने की जो दिशा है, और जो मैं पहले कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इसी दिशा में ले जाने वाली ये जो बिल्स हैं। ये क्या विष्णु जी, जो अलग अलग देशों के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ FTA हुए हैं, क्या उस संदर्भ में भी देखा जा सकता है इस पूरे विधेयक को? निश्चित रूप से जहाँ पर निश्चितता रहती है वहाँ पर जो ट्रेड है वो ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ता है। तो हमारा जो मोड ऑफ पेमेंट है जो आज के दिन में डिजिटाइज है और डिजिटाइज हो रहा है, और जैसा कि सुजीत जी ने बताया 51,000 करोड़ आज के दिन में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से होता है। तो यूपीआई का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, पर्सन टू पर्सन में यूपीआई पर ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार का कोई भार नहीं लगेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे आम आदमी कोई टैक्स पे करे या फिर कोई कंपनी करे, थोड़ा तो एक क्वेश्चन मार्क तो खड़ा हो जाता है। जो यूपीआई ट्रांजिशन में हम रिकॉर्ड गढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर कोई ब्रेक लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी स्पष्ट शब्दों में इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि इससे किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है और किसी को भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग सवाल प्रति ये भी उठा रहे हैं कि जीएसटी के दौरान भी ये कहा गया था सुजीत जी कि ये जीएसटी आपको थोड़ी भरना है, वो तो कंपनियां भरेंगी, ये तो रेस्टोरेंट या होटल्स जो है वो पे करेंगे। लेकिन बाद में आकर जो है वो बोझ जो है जीएसटी का वो ग्राहक पर ही आ गया। नहीं, देखिए आपको देश में रक्षा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर शिक्षा हो, कुछ सब करने के लिए आपको टैक्सेशन की तो जरूरत है ही, ठीक है। तो जीएसटी से फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। लेकिन बात यहाँ पे जो आप यूपीआई का कर रहे हैं प्रतिबंध जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इससे और यूपीआई ट्रांजेक्शन और बढ़ेंगी, क्योंकि कभी कभी मर्चेंट्स थोड़ा सा हेजिटेंट होते थे कि इसमें उनको कुछ फायदा नहीं होता था, कि वो इसलिए चाहते थे कि आप उनको ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, नेट बैंकिंग के थ्रू से पेमेंट कीजिए या फिर चेक इशू कीजिए, तो उनको उसमें से कुछ पैसा मिलता था। जैसे विष्णु जी ने बताया कि पर्सन टू पर्सन में तो इसमें कोई है ही नहीं, कुछ लेवी है ही नहीं। तो जब आप मर्चेंट, अब जैसे अभी आपने कोई सामान मंगाया अमेजोन से, तो कोरियर का तो कुछ चार्ज है। अमेजोन जो कोरियर भेजता है तो उसको कोरियर वाले को तो पैसा कोई ना कोई देता होगा, तो अमेजोन देता है। यहाँ पे वैसे ही है, हम लोग कुछ पेमेंट करेंगे किसी मर्चेंट को तो उसमें थोड़ा सा जो 6 पैसा 7 पैसा जो लगेगा वो मर्चेंट देगा। इसमें आम आदमी के ऊपर कोई बोझ नहीं है। मैं ये फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि इससे यूपीआई ट्रांजेक्शन और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन मर्चेंट कहीं बचने तो नहीं लगेगा कि यार इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, इससे नगद या कुछ और जो है भुगतान का जो मोड है वो इस्तेमाल करें? नहीं, इसमें देखिए बाकी जो भी भुगतान का मोड है इसमें इससे ज्यादा पैसा लगता है। तो मर्चेंट
अभी इसमें क्योंकि फ्री था तो मर्चेंट इसको बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करते थे। अभी उनको जो थोड़ा सा इसमें जो, क्योंकि देखिए एक मर्चेंट को भी तो उसको खर्च निकालने के लिए कहीं ना कहीं से तो वो खर्च निकालेगा, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, आईटी मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो ये जो छोटा सा उसमें लेवी है ये आम आदमी के ऊपर नहीं है, मर्चेंट अपने जो प्रॉफिट है उसी से निकाल रहा है उसको। और छोटे मर्चेंट्स पे तो बिल्कुल ही नहीं है, हाँ। 2000 से ऊपर ही है ये, 2000 रुपये से ऊपर। बिल्कुल। इसमें सुजीत जी थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि जो बिल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के टैक्स इंसेंटिव्स को बढ़ा रहा है। अगर हम ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें तो उसके लिए कई एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस को आसान कर रहा है। इसके ब्रॉड मैसेज को कैसे समझा जाए, क्योंकि जो ऑफशोर फंड्स के लिए पहले 25 इन्वेस्टर्स, 10% इंडिविजुअल होल्डिंग और 100 करोड़ एवरेज कॉर्पस जैसी कंडीशंस थी जिन्हें रिलैक्स करने का भी प्रस्ताव है। ब्रॉड मैसेज क्या समझिए कि टैक्स पॉलिसी को अब मेक इन इंडिया और ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्शन दोनों से अलाइन किया जा रहा है। एग्जैक्टली देखिए अभी हम लोग एक विकसित देश हैं, तो हमारे पास इतना कैपिटल है नहीं है, इतनी पूंजी नहीं है कि हम हमारे देश में जो पूंजी है उसी से हमारी देश की विकास कर सके, तो हमको बाहर से पूंजी लाने की जरूरत है। बाहर से जब पूंजी लाते हैं तो जो भी बाहर से जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको बेस्ट रिटर्न कहाँ मिलेगा। वो तो देश से, हमारे देश से उसको कोई ऐसे लगाव है नहीं कि भाई मैं भारत से प्यार करता हूं तो मैं भारत में ही लगाऊंगा। उसको जहां बेस्ट रिटर्न मिलेंगे, वहां जहां पे टैक्स की सिंप्लीफिकेशन होगी, जहां पे टैक्स कम होगा वहां पे वो जाएगा। तो ये जो पहले मैंने आपको जैसे बताया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, भारत में उनकी जितनी इनकम होती थी या फिर जो कैपिटल गेन्स होती थी उन पे उनको पैसा देना होता था, टैक्स देना होता था। तो अभी वो वर्ल्ड वाइड कहीं पे नहीं है, बाकी सारे देशों में नहीं है। तो वी आर अलाइनिंग आवरसेल्व्स विद द ग्लोबल बेंचमार्क। और इससे क्या होगा, जो फॉरेन कैपिटल बहुत ज़्यादा आने की गुंजाइश है, और जिससे हमारी जो विकास, क्योंकि देखिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या मेक इन इंडिया कहिए या फिर जो भी PLI इंसेंटिव स्कीम्स दी जा रही हैं, तो हम लोग को फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो इससे मैं मानता हूँ कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को, क्योंकि देखिए अभी हमारे, आपको पता होगा कि अभी वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी उसको आपको पूंजी की जरूरत है। तो जो कंपोनेंट्स थे, जो फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स थे, पहले अगर वो लोग कंपोनेंट्स इंडिया में ला के, मान लीजिए वेयरहाउस में, कस्टम्स वेयरहाउस में रखते थे, उस पर उनको कुछ प्रॉफिट होता था तो उस पर टैक्स देना होता था। वो फिर उसको बाद में जो मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते थे, अभी उसमें उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत और जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ GDP के तहत इसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारी जो अभी सहयोगी कृति ने बताया कि प्रश्नकाल में बहुत महत्व के प्रश्न लगे हैं। राज्यसभा की बात करें तो बायोडीजल से जुड़ा एक प्रश्न है, और हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार जो है अलग अलग जो है ऊर्जा के स्रोतों को जो है अनलॉक करने की कोशिश कर रही है। और एक रिकॉर्ड भी अभी भारत ने बनाया है, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भी भारत ने कारनामा करके दिखाया है। किस तरीके से देखते हैं इस प्रश्न को, कितना महत्वपूर्ण है सुजीत जी? देखिए, मैं ये आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे देश की तरफ से। अभी आपको पता होगा पिछले हफ्ते गोवर्धन स्कीम जी एक लॉन्च किया गया। पहले जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के CBG जिसको कहते हैं, CNG ब्लेंडिंग, जैसे अभी इथेनॉल जो पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होती है, तो CBG एक नया कंसेप्ट नहीं है। हम लोग छोटे थे जब हम लोग देखते थे घर में गोबर गैस का, बहुत सारे घरों में गोबर गैस प्लांट होते थे। तो इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी जो CNG है, CNG में CBG का ब्लेंडिंग हो सके, इसको बढ़ावा देने के लिए, और इसमें कम्युनिटीज, फार्मर्स, हाउस होल्ड्स, सबको कुछ ना कुछ उसमें फायदा कैसे मिलेगा, इसको सरकार ने एक बहुत ही अच्छी अम्ब्रेला स्कीम लाए, गोवर्धन स्कीम। समय की कमी की वजह से मैं इसमें डिटेल जानना नहीं चाहता हूं, लेकिन अनुमान है कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपया देश का बचेगा। हम लोग जो खाड़ी देशों से, अन्य देशों से जो लाते हैं ईंधन, तो इसमें CBG का अगर अभी 3% इसमें मैंडेटरी किया गया ये साल, जो अगले साल 4% किया जाएगा, फिर 28-29 से लेकर 5% उसमें CBG का ब्लेंडिंग CNG में किया जाएगा। तो बहुत सारे, और सिर्फ ये नहीं है कि पैसा बचेगा 5 लाख रुपए, इसमें किसान जो लोग जिसके पास 20 गाय हैं, पशुधन है, जिसके पास गौशाला, गौशाला चलाते हैं, तो वहां पे वो लोग, उनका जो आय भी कैसे बढ़ेगा, ये स्कीम में दिया गया है। और जो E20 को लेके भी जो बहुत सारे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो विपक्ष के कुछ दलें और नेता हैं, तो इनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पर अध्ययन कीजिए।
अध्ययन कीजिए। ब्राजील के बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। ब्राजील के एक मंत्री ने भी अभी कहा है कि E20 इज गुड फॉर ये। तो आप इनको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा अध्ययन करके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है इस बारे में थोड़ा सा वो जाने, और मतलब इसको भ्रम ना फैलाएं। बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अहम विधेयक हैं जो आज लिस्टेड हैं दोनों ही सदनों में। उम्मीद करते हैं कि अच्छी चर्चा हमें सुनने को मिले और उसके बाद ये तमाम बिल पारित हो, क्योंकि ये अब अंतिम 5 दिन कहीं ना कहीं हैं मॉनसून सत्र से जुड़े हुए। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक संकेत हमें मिलते दिखाई दें। आप दोनों को कार्रवाई में हिस्सा लेने जाना है। विष्णुदयाल राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप चर्चा में जुड़े। सुजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। अब प्रश्नकाल की बात करेंगे और सबसे पहले नजर राज्यसभा के प्रश्नों पर डालेंगे। कुल 15 प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं। कुछ चुनिंदा अहम सवालों पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण का प्रश्न विद्युत मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे विद्युत संशोधन नियम 2026 और राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख सुधार क्या है। तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद अनिल कुमार यादव मंदादी का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे देश भर में भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है। देश भर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित विमानपत्तनों की सेवा गुणवत्ता रैंकिंग का ब्यौरा क्या है। तमिलनाडु से सांसद LK सुदीश का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक भारत की पेट्रोलियम शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है। कार्य अवधीन नए तेल शोधक संयंत्र और पेट्रो रसायन परियोजनाओं का ब्यौरा उन्होंने मांगा है। राजस्थान से बीजेपी के सांसद मदन राठौड़ का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों ने निर्धारित वर्ष 2030 तक 5% बायोडीजल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इसकी खरीद में क्या चुनौतियां सामने आई हैं। बीजेपी के नॉमिनेटेड सांसद गुलाम अली का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से होगा। वो जानना चाहेंगे पिछले 3 वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान 5.0, कृषि उड़ान, डिजी यात्रा और विमानपत्तन अवसंरचना विकास संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का योजनावार ब्यौरा क्या है। तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति के सांसद रविचंद्र वद्दीराजू का प्रश्न कोयला मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या सरकार ये मानती है कि कोयला गैसीकरण एक उच्च लागत वाला उद्यम है जिसमें अत्यधिक वित्तीय जोखिम शामिल है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सिंगरेनी कोयलरीज गैसीकरण संयंत्र के लिए आवश्यक केंद्र या राज्य सरकार की स्वीकृतियों का ब्यौरा उन्होंने मांगा है। राजस्थान से कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी का प्रश्न सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैट्स के अंतर्गत प्रति सदस्य वार्षिक आवंटन राशि में अंतिम बार संशोधन किस वर्ष किया गया। क्या सरकार वर्तमान में प्रति सदस्य 5 करोड़ की आवंटित राशि की पर्याप्तता का कोई आकलन सरकार ने किया है। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। मेडक तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद माधव नेनी रघुनंदन राव शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि शिक्षा अभियान और इसके उत्तरवर्ती कार्यक्रम समग्र शिक्षा के अंतर्गत तेलंगाना राज्य सरकार को स्वीकृत और जारी की गई तथा राज्य द्वारा उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है। दावनगेरे कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन पर्यटन मंत्री से सवाल करेंगी कि क्या कर्नाटक में पर्यटन परिपंथों और गंतव्यों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 तथा प्रसाद जैसी योजनाओं और अन्य पहलों के अंतर्गत अब संरचना संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है। यदि की जा रही है तो राज्य में कितनी परियोजनाएं स्वीकृत और पूरी की गई हैं। संभल उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वित्त मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का विचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और हस्तशिल्प उद्योगों विशेषकर पीतल, सींग यानी कि हॉर्न
और हस्तशिल्प इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता अथवा विशेष ऋण पैकेज प्रदान करने का है? यदि है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? वाल्मीकि नगर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से जानना चाहेंगे कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में चीनी मिलों के कारण होने वाले कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए इन चीनी मिलों का निरीक्षण किए जाने की संभावना है? ब्यौरा क्या है? महाराजगंज बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वित्त मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित बिहार में किसानों, छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले युवाओं को सुलभ ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई विशेष वित्तीय योजना शुरू की है? यदि की है तो ब्यौरा क्या है? बस्तर छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश कश्यप युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया के कार्य निष्पादन तथा ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इसकी प्रगति की समीक्षा की है? यदि की है तो मुख्य निष्कर्ष क्या रहे और अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है? वेल्लोर तमिलनाडु से डीएम के सांसद डीएम कथीर आनंद पर्यटन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने तमिलनाडु के गुडियाथम में गंगयामन महोत्सव, वेल्लोर शहर में पुष्पा पलक महोत्सव और वेल्लोर जिले के अरिवुथोट्टम कृषि पर्यटन केंद्र के पर्यटन क्षमता का आकलन किया है, जिसमें जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन आकर्षण के रूप में फूलों के बगीचे, सब्जियों की क्यारियां, हर्बल उद्यान, फलों के बगीचे, पान के पत्तों की खेती, शेड और एक कुक्कुट फार्म भी शामिल है। काजीरंगा असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा पर्यटन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और विरासत स्थलों के फलस्वरूप वहां पर्यटन की अत्यधिक संभावनाएं हैं? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? मछली शहर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सांसद एडवोकेट प्रिया सरोज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से जानना चाहेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार कितने शहरों में वायु की गुणवत्ता ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के स्तर को लगातार पार किया है। लातूर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शिवाजी बंडाप्पा कालगे शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि विगत 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि का विशेषकर महाराष्ट्र सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या आवंटित धनराशि का अल्प उपयोग किया गया है? यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण रहे? और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।